हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस KBS PRT की बढ़ती श्रृंखला में आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक पार्ट 3 वीडियो आप लोग के समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम सिर्फ KBS PRT पे ही पूरी तरह से फोकस करके चल रहे हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि जो KBS PRT में 20 नंबर का जो मैथमेटिक्स आता है उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हर एक वीडियो के जो भी कंटेंट है, जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग हमारे पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार स्नेह दिए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए हैं, उसी तरह से दोस्तों हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि दोस्तों KBS PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारा जितना भी वीडियो आ रहा है सब पूरी तरह से KBS पे फोकस करके आ रहा है। ठीक है, पूरी तरह से KBS पर ही केंद्रित है। तो दोस्तों, जो भी मित्र हमारे KBS PRT का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और पता चलता रहे कि KBS PRT में हम जो महत्वपूर्ण जो भी प्रैक्टिस सेशन है और जो भी आपका थ्योरी क्लास है, ये सब हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कितना डेली अपलोड कर रहे हैं, ये आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 2 पोर्शन है, एक ज्योमेट्री पोर्शन और एक नंबर्स पोर्शन। तो ज्योमेट्री पोर्शन जो है हम कंप्लीट कर दिए थे। आज इसमें जो नंबर्स है, नंबर्स का नंबर सिस्टम जो चल रहा है, उसमें हम 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आज इसमें हमारा ये तीसरा वीडियो है। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नंबर सिस्टम के पार्ट 3 वीडियो को हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति का, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। और दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का आज हमारा ये पार्ट 3 वीडियो है। कौन सी वीडियो? पार्ट 3। ऑलरेडी इसके पहले 2 वीडियो हम अपने चैनल पर दे चुके हैं। तो जो भी मित्र हमारे नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा करके चैनल को लाइक कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप नए हैं तो, और जा करके ये उसका फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आप थर्ड वीडियो में हम जिक्र करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, KBS PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करना। वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि आज तक आप लोग वर्गमूल निकाले होंगे, घनमूल निकाले होंगे, बहुत से वर्गमूल पढ़े होंगे, घनमूल पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों आज जो हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, आपसे उम्मीद करते हैं और हम आशा भी करते हैं आप लोग से कि आप हमारे इस कहने पे खरे उतरेंगे कि जो भी हम आपको आज कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो भी इसका लगाने का ट्रिक बताएंगे, दोस्तों देखते ही आप मात्र 10 सेकंड के अंदर में अगर आंसर ना निकाल पाएँ तो फिर बताइएगा कि सर आप किस तरह से बता रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वर्गमूल और घनमूल इस तरह से हम आप लोग को बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर में आप क्वेश्चन को, कितना भी बड़ा घनमूल हो, 80 हो, 85 हो, 90 हो, 95 हो, 98, किसी का भी वर्गमूल निकालना हो, ठीक है, आप दोस्तों चुटकियों में निकाल करके उसको सॉल्व करके और टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं पहले वर्गमूल। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वर्गमूल, जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट। इस वर्गमूल को क्या कहते हैं?
स्क्वायर रूट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसे जानते हैं कि मूल का मतलब होता है, मूल का मतलब ये रूट है, ठीक है। मूल का मतलब क्या होता है, रूट। और वर्ग का मतलब होता है कि इस पे 2, ठीक है। इस रूट में अगर 2 लगा है तो इसका मतलब इसका क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है। बहुत ध्यान से समझिए, वो बेसिक्स एकदम बिल्कुल बता रहे हैं। तो मूल का मतलब यहाँ पे हो गया, एक करड़ी यहाँ पे लगा देते हैं, इसी करड़ी को क्या कहते हैं, मूल। और यहाँ जो वर्ग लगा हुआ है इसका मतलब इसके आगे 2, अर्थात इसके अंदर जो भी जोड़ा बनेगा वो कितने कितने का बनेगा, 3 3 का बनेगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी जोड़ा बनेगा वो कितने कितने का बनेगा, 3 2 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको वर्गमूल निकालना होगा तो देखिए 1 2 3, तो 3 जोड़ा बना, तो इस 3 जोड़े को बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 2 3 6 6 चौके 24, ठीक है। इस तरह से ये तो हो गया एक तरह से वर्गमूल का डिफिनीशन। हम किस तरह से वर्गमूल को डिफाइन करेंगे। अगर कोई हमसे पूछ लिया कि वर्गमूल कहते कैसे, वर्गमूल किस तरह से हमको डिफाइन करना है, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इस तरह से हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमको इतना ब्रॉड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ना उतना समय रहता है और ना हम इसको इस तरह से करेंगे इतने ब्रॉड चीज़ में। तो दोस्तों वर्गमूल निकालते कैसे हैं, तो यहाँ देखिए, जैसे आपको निकालना है 15 का वर्गमूल, ठीक है। 15 का वर्गमूल जैसे आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि 15 गुणे 15 ऐसे करके फिर गुणा करके गुणा भाग करके निकालते हैं। लंबा चौड़ा पता लगा कि 1 मिनट का समय खा गया आपका, ठीक है। और हम आज जो ट्रिक आपको बताएंगे, बस 10 सेकंड के अंदर में आप चुटकी में इसको लगा सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि कोई भी संख्या दी गई हो, अगर उसके लास्ट में 5 है तो सीधे इसका जो दहाई का अंक है इसको 5 का वर्ग कर दीजिए, 25 हो जाएगा। और एक में 1 जोड़ेंगे, मतलब 1 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2 आती है, तो 1 को 2 में गुणा कर देंगे। जैसे 1 है और 1 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2, तो 2 को 1 में गुणा कर दीजिए, इसके आगे 2 लगा दीजिए, बस यही 15 का वर्ग हो गया, ठीक। इसी तरह से जैसे आपको 25 का वर्ग निकालना है, तो 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे, इस 5 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 25, और 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3, 2 को 3 से गुणा कर दिए, 2 3 6, इसका वर्गमूल यही आ गया, ठीक है। 25 का जो वर्ग है 625, ठीक। और इसी तरह से अगर 35 का निकालना है, 35 का वर्ग क्या करते हैं, 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 5 25, और 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4 आती है, 3 4 12, 35 का वर्गमूल आ गया, ठीक है। उसी तरह से 45 है, 45 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 5 25, और 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5 आती है, तो 4 को 5 से गुणा कर दीजिए, 4 5 20, ठीक है। उसी तरह से अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि 95 का हमको निकालना है, 95 का वर्गमूल। अब देखिए एक चीज़ है कि अगर 95 को आप 2 बार गुणा करते हैं इस तरह से, 95 गुणे 95, तो कहीं ना कहीं इसको गुणा भाग करने में आपको 1 से 1.5 मिनट का समय आराम से लग सकता है उसमें, और जबकि ये पूरी तरह से टाइम खा जाता है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मुश्किल से आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। इससे कम समय में भी आप इसका वर्गमूल निकाल करके टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 5 25, और 9 के बाद कौन सी संख्या आती है, 10, तो 10 को 9 से गुणा कर, 10 9 90, यही 90 25 इसका वर्गमूल लगेगा। मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अब अगर इस 95 के इस वर्ग को इस तरह से गुणा करके देखें कि देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा 90 25, तो देखिए इस तरह से 95 गुणे 95 कर दीजिए, 5 5 25, 2 5 9 45, 2 47, 9 5 45, और 9 9 81, और 4 85, 5 7 5 12, और 5 4 9 1 10, 8 1 9, ये देखिए 90 25 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमको लेबर नहीं करना, हमको यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखना है और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हम आशा करते हैं कि कोई भी वर्गमूल आज के बाद आप ना गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखते ही आंसर पे टिक लगाएंगे कि हाँ इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि लास्ट में अगर 5 डिजिट है, मतलब 5 अगर है, तो उसका हम इस तरह से आसानी निकाल लेते हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या दी गई हो, ठीक है, उसके लास्ट में कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, उसके लास्ट में कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है, उसको हम किस तरह से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमको निकालना है 34 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
हम इस 4 को गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अब 3 चौक 12, 12 दुनाई 24, ठीक है। सीधे आ जाएगा 4 1 5 और 9 2 11, यही 1156 इस 34 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमको जैसे निकालना है 89 का जैसे वर्ग करना है, तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर 89 का वर्ग अगर हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं तो कहीं ना कहीं 89 को 2 बार इस तरह से गुणा करेंगे, 89 गुणे 89, और इसमें भी हमारा 1 मिनट चला जाएगा, जबकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम इसको 2 बार गुणा करके फिर निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो लास्ट का दहाई अंक है 9 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, और 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64, फिर 8 9 72 और 72 दूना 144, ठीक है। 1 हो जाएगा, 8 4 12, 4 4 8 1 9 और 6 1 7, 79 21, ठीक है। इस 89 का जो वर्गमूल हो जाएगा 79 21 हो जाएगा। मात्र 10 सेकंड के अंदर में ही आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, दिख रहा है, यहाँ देखिए, जैसे आपको निकालना है दोस्तों 97 का, ठीक है। 97 का वर्ग करना है, इस तरह से अगर वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो दहाई का अंक है इसका हम वर्ग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, फिर 9 का वर्ग कर दीजिए, 9 9 81, ठीक। अब उसके बाद इन दोनों को गुणा करके फिर उसका दुगुना कर दीजिए, जैसे 9 7 63, 63 को 2 बार गुणा करेंगे तो 60 दुनाई 6 दुनाई 12, 120 126 हो जाएगा। और जब इसके नीचे हम लिखते हैं तो यहाँ से एक अंक छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 126, 9 6 4 10, 2 1 3 1 4 और 8 1 9, 94 0 9। अर्थात इस 97 को अगर दो बार गुणा करने से अच्छा है कि इसको तुरंत इसी ट्रिक्स लगा लीजिए और आसानी से आपका उत्तर आपके हाथ में हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वर्गमूल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आगे घनमूल, बात करते हैं किसका, घनमूल का, ठीक। यहाँ देखिए घनमूल का जिक्र करते हैं, तो घनमूल का यहाँ पे जिक्र करेंगे तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप लोग जानते हैं मूल का मतलब यहाँ पे रूट, अर्थात मूल का मतलब करड़ी होता है, और घन का मतलब 3 है, ठीक है। अर्थात इसके अंदर जो हमारा हो जाएगा वो 3 3 का जोड़ा बनेगा, कितने कितने का, 3 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक। तो घनमूल निकालने का दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि कोई भी संख्या हमको दी गई है, कितनी भी बड़ी डिजिट हमको दी गई है, उसका सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल करके फिर उसका 3 3 का जोड़ा बना के आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम जैसे लिख सकते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं 1280, ठीक है। 1280 को इसका अगर घनमूल हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से कर दीजिए, 2 6 12, 2 चौक 8 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4 0, फिर 2 से कर दीजिए, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16, 2 से 40, फिर 2 से 20 और 2 से 2 10 20, 2 5 10। अब देखिए यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। 3 3 का क्या कर दीजिए, जोड़ा बना दीजिए। तो इस करड़ी के अंदर ये जो 1280 का है, 1280 का हम कैसे निकालेंगे, 3 और करड़ी के अंदर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, एक जोड़ा ही बन गया, एक जोड़ा ही बन गया, फिर 2 गुणे 5, ठीक है। यहाँ पे 2 बार 2 है और 1 बार 5 है। अब देखिए यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाने का मतलब है कि यहाँ से एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, इसी को बाहर कर दीजिए, तो 2 दूना 4, ठीक है। तो इसका जो घनमूल यहाँ से निकलेगा, और यहाँ देखिए दोस्तों 2 और 2 यहाँ से छूटा हुआ क्या, 2 गुणे 5, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे छूट गया, इसका नहीं बन रहा है, तो यहाँ हम केवल कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे केवल 4 ही लिखेंगे। अर्थात इस 1280 का अगर हमको पूर्ण घनमूल निकालना है तो पूर्ण घनमूल यहाँ पे
इसके आगे भी हो सकता है। अब जैसे 1331 का हमको घनमूल निकालना है, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, अर्थात यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, यही इसका घनमूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। दोस्तों अगर घनमूल निकालना है तो सबसे आसान तरीका है कि उसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकालने के बाद फिर 3 का जोड़ा बना करके उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि जो अन्य इसमें और भी मेथड है उसमें क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से आप उसका पहले वर्गमूल निकाल करके उसके बाद पहले इसका एलसीएम निकाल करके लासा ले लें, और लासा लेने के बाद फिर उसके अंदर जितने भी डिजिट दिए गए हैं, जितने भी अंक दिए गए हैं, उसका आप जो है 3 का जोड़ा बना करके घनमूल निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे 125, इसका अगर हमको घनमूल पता करना है तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25 पंचे 125, फिर 5 से करेंगे 5, और यहाँ 5 करेंगे 1। अब देखिए 3 का जोड़ा बन गया, अर्थात अगर हम इस 125 को अगर करड़ी में हम लिखें तो लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ जो 3 लगा है ये यही डिनोट कर रहा है कि इसके अंदर हमको कितने का जोड़ा बनाना है, 3 का जोड़ा बनाना है। तो इसका जो घनमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब जैसे 216 का हमको लेना है, तो यहाँ 216 का अगर इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं तो अगर 6 से करें तो 36, और फिर 6 से करें 6, और यहाँ 6 से 1, अर्थात इसके अंदर जो करड़ी के अंदर 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 का जोड़ा बना देंगे, अर्थात इसका जो घनमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से घनमूल निकालने का, कितना भी बड़ा घनमूल हो उसको 1 सेकंड के अंदर में उसका आप एलसीएम निकाल करके और 3 का जोड़ा बना दीजिए। क्वेश्चन इसमें गलत होने के चांस जो है 0.1% रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग वर्गमूल तथा घनमूल अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है इकाई अंक। क्या? इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों। इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं तो इसको आज हम आप लोग से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो, पीआरटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सीटेट हो, कोई भी ओनली एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं या डायरेक्ट जॉब के लिए जॉब प्रोसेस वाला जो एग्ज़ाम होता है उसको अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन, हम कह सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन हमारे यूनिट डिजिट का कंफर्म ही उसमें देता है, क्योंकि यूनिट डिजिट अपने आप में ही एक ब्रॉड पॉइंट माना जाता है और यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ इकाई अंक, जैसे हम दे देते हैं 345, यहाँ 345 अगर लिख दे रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। यूनिट का मतलब होता है कि जो उसका इकाई अंक होता है वही क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, अर्थात इकाई अंक होता है यही, ठीक है। तो यही इसका यूनिट डिजिट हो गया। अब जैसे 4953 अगर इस तरह से लिख दें तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो लास्ट का 3 होता है यही इसका यूनिट डिजिट है, ठीक है, समझ में आया। अब इस तरह से तो पूछेगा ना, जो पेपर में पूछता है वो इस तरह से तो पूछेगा नहीं कि 345 दे के पूछ लेगा यूनिट डिजिट कौन सा है, तो इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं। तो पूछता कैसे है, तो वो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछता है आप लोग का वो इस तरह से दे सकता है 95 गुणे 989 गुणे 343 गुणे 635, ठीक है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन देख रखे और उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट का जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट का जो इकाई का अंक होता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। और अक्सर जो इस समय क्वेश्चन पूछ रहा है, जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन वो इसी तरह से पूछ रहा है
कि एक बहुत बड़ी संख्या दे देगी इस तरह से गुणा करके और पूछ लेगा इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो हम इन सब को गुणा तो करेंगे नहीं, क्योंकि इतना अगर करेंगे तो पूरा जितना एग्ज़ाम का जो टाइम रहता है इसी में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट में जो लास्ट का इसका इकाई अंक है और अगले के लास्ट इकाई अंक में इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 5 9 45। ठीक है, अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। अब इस 5 को इसके इकाई डिजिट से गुणा करते हैं। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। फिर 5 को इस 5 से करेंगे तो 5 5 25। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। और आपको विकल्प में दिया रहेगा 5 6 7 8, ऐसे 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें जो सही होगा वही आप टिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों दूसरा एक क्वेश्चन और इसी तरह समझ लीजिए। जैसे 493 गुणे 635 गुणे 710 गुणे 915 गुणे 338। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से क्वेश्चन कोई कितना भी लंबा इस तरह से लिख करके दे दे, आप बस एक चीज़ समझिए, आपको यूनिट डिजिट इसके इकाई अंक से मतलब है। बाकी इसके आगे क्या लिखा है, इसके पहले क्या लिखा हमसे कोई मतलब नहीं, बस हमको इसके इकाई अंक से मतलब है। देखिए इसका इकाई अंक कितना है 3 है और इसका इकाई अंक कितना है 5 है। तो 3 को 5 से गुणा कर दीजिए, 3 5 15। ठीक, अब ये इतना ख़त्म हो गया। अब हमको इससे मतलब है। ठीक, अब इस 5 को इसके 8 से गुणा करवा दीजिए, क्योंकि 8 इसमें यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। 8 से गुणा करवा दीजिए तो 8 पंचे यहाँ हो जाएगा 40। अब इस 40 में 0 को 5 से गुणा करवा दीजिए, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके यूनिट डिजिट इससे गुणा करवा दीजिए, कितना हो जाएगा 0, अर्थात इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इतना समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं इसमें। आगे देखिए, और एक टाइप का और आता है इसमें, जैसे दे दिया 10 की घात 332। ठीक है, 34 कर लीजिए इसको गुणे, और यहाँ पे 15 की पावर 953, या तो अभी और छोटा छोटा देखिए, यहाँ पे 43 और यहाँ पे 35 और यहाँ पे 9 की पावर 83। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, तो इसके अगर इसका जो यूनिट डिजिट हम निकालते हैं तो सबसे पहले करते हैं कि जो इसका पावर है, इसका पावर कितना है 43 है, इसके पावर में हम 4 से भाग देते हैं, यहाँ से 4 से भाग लगाते हैं इसमें। तो 4 से जब 43 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। ठीक, 10 चौक 40, शेष कितना बचेगा 3 शेष बचेगा, अर्थात 10 पे कितना शेष बच गया 3 गुणे। अब 35 में जब 4 से हम भाग करते हैं, यहाँ पे भाग लगाते हैं, तो 35 में 4 से भाग लगाने का मतलब 4 8 32 बचेगा 3, अर्थात 15 की घात 3। फिर यहाँ पे जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 80 और 9 पे 3 शेष बच जाएगा। अब दोस्तों इसको हम गुणा कर लेते हैं, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 गुणे 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो 15 15 ही 225। यहाँ देखिए 15 15 ही 225, और फिर इसको 15 से गुणा कर दीजिए, 15 25 75, 15 दूना 30 7 37, 15 दूना 30 और 3 35, 3375। और 9 को 3 बार यहाँ गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 9 81 9 9 करने 9 और 9 8 72 729। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से निकाल लीजिए। इसका यूनिट डिजिट 0 है, 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, फिर इसको 0 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यूनिट डिजिट 0, अर्थात इस पूरे का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दे देता है और इसको घबरा जाते हैं और इसमें लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया है थोड़ा बड़ा, हम देखते हैं कि 695, 3 की घात 695 गुणे यहाँ 2 की घात 1038, फिर गुणा
3 की पावर 897। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, और दोस्तों अक्सर इसमें 95% उम्मीद रहता है कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे? तो इसके लास्ट में, इसके पहले कुछ भी दिया हो, 6,695 दिया हो या 1,038 दिया हो, यहाँ पे 18,097 दिया हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है और हम देख करके ही कि इतना लंबा कैसे लगेगा और छोड़ करके चले जाते हैं, जबकि चुटकियों का सवाल है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है, उसमें हम 4 से भाग लगाते हैं। तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 एक 4 और 4 दूना 8, 1 बचेगा 9, हो जाएगा 15। 4 को जब 15 में जब 4 से भाग देंगे, 4 3 12 और बचेगा 3 शेष बचेगा। तो जो इसमें शेष फल बचेगा, ठीक है, जो लास्ट में शेष फल बचेगा उसी को यहाँ पे 3 की घात 3 कर देंगे गुणे। और यहाँ देखिए इसमें जब 4 से भाग लगाएं तो 4 9 36 और बचेगा कितना, 2 जो शेष बच रहा है उसी को यहाँ पे भाग लगा दीजिए। फिर यहाँ इसके लास्ट में, इसके पहले कुछ भी दिया, लाख करोड़ कुछ भी दिया, उससे नहीं मतलब, हमको लास्ट के 2 अंक में हम भाग लगाएंगे। तो लास्ट के 2 अंक में जब भाग लगाते हैं, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौक 16, 1 17, तो 3 की घात कितना बचा है, 1। ठीक है, अब देखिए 3 को जब 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और यहाँ 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, और 3 को 1 बार गुणा करेंगे 3। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ 7 चौक 28 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 8, और 8 को 3 से गुणा करिए, 8 त्रिक 24, अर्थात यूनिट डिजिट लास्ट में निकल के हमारा क्या आ गया, 4। अर्थात इस पूरे क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट इकाई अंक निकलेगा वो 4 निकलेगा। और दोस्तों आपको ऑप्शन में इसी तरह से दे देगा, पहले 5 दे देगा, फिर 6 दे देगा, सी में 4 दे देगा, फिर उसके बाद डी में दे देगा 7। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। और अगर इसको आप अच्छे से समझे रहेंगे तो आसानी से आप इस तरह से निकाल करके और टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका यूनिट डिजिट निकालने का तरीका। यूनिट डिजिट कितना भी लंबा हो, चाहे वो पावर में दिया हो, चाहे सीधे आपको अंक करके दे दिया हो मल्टीप्लाई करके, तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो आप तक अच्छे से पहुंच रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर दोस्तों आप लोग को समझ में आना तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि ये हमारा KBS PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन सेशन इसमें चल रहा है। आपको शाम के टाइम में प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, सुबह के टाइम में इसका क्लास आप तक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इसी नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक और है, जिसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि इसमें जो आता है गुणोत्तर, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, ये दोनों आता है। ठीक है, ये भी नंबर सिस्टम का ही हमारा एक पार्ट है। तो हम देखते हैं आज सबसे पहले दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी। क्या देखते हैं, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ समांतर श्रेणी, कोई श्रेणी है, यहाँ देखिए इसी से पता चल रहा है कि कोई श्रेणी है, और वो श्रेणी किस में है, समांतर श्रेणी में। अर्थात A है, A + D है, A + 2D है, A + 3D, इस तरह से कोई श्रेणी दी गई है, और ये श्रेणी किस में है, समांतर श्रेणी में। जहाँ पर A यहाँ पे हमारा क्या है, प्रथम पद, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद A होगा, और D यहाँ पे क्या है, सार्वधातर। D यहाँ पे क्या है, सार्वधातर है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, और इसका यनवा पद जो होता है, यनवा पद Tn बराबर होता है A +
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको जो यनवा पद होता है वो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोस्तों अक्सर अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया तो इसमें का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, एक आध क्वेश्चन, चाहे वो एक ही लाइन का क्वेश्चन दिया हो लेकिन एक क्वेश्चन इसमें का ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझे रहेंगे तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है। तो जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तो पूछता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे देगा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 तथा सारमांतर दे देता है, मान लीजिए 9, तो उस श्रेणी का यनवा पद बताइए। ठीक है, तो हम इसमें निकालेंगे कैसे, तो यनवा पद अगर निकालना होगा तो हो जाएगा Tn बराबर a की जगह पे हम रख देंगे, यहाँ देखिए प्रथम पद का मतलब a है और सारमांतर मतलब d है, तो a की जगह पर रख देंगे 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना दिया गया है 9। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे 3 प्लस 9 को n से गुणा करेंगे 9n माइनस 9 और ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 9n है, ये पॉजिटिव में इसको पहले करिए, 9 में से 3 घटा देंगे 6, अर्थात जो Tn अर्थात जो यनवा पद हो जाएगा वो हो जाएगा 9n माइनस 6, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टर्म देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर डायरेक्ट कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। कोई श्रेणी दे देता है इसमें 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से दे देगा का 12वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 12वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो पहला पद हमारा प्रथम पद इसमें कितना है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद इसमें कितना हमारा a बराबर दिया है 3। ठीक है, और सारवांतर क्या है, सारवांतर क्या दिया है, तो सारवांतर d जो निकालते हैं वो द्वितीय पद क्या करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद यहाँ पे इसमें देखिए कितना दिया है, दूसरा पद है 6 और प्रथम पद है 3। इसमें जो भी निकालते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए जो समांतर श्रेणी होता है उसमें देखिए समान अंतर होता है। ठीक है, 3 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। 6 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। और 9 और 12 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। 12 और 15 के बीच में 3 का अंतर। तो इससे ही पता चल रहा है कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर का मतलब समान अंतर, अर्थात इन सब के बीच में समान अंतर आना चाहिए, वही श्रेणी हमारी कौन सी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम प्रथम पद देखेंगे तो ये प्रथम पद हमारा हो जाएगा 3, और सारवांतर देखेंगे तो सारवांतर का मतलब होता है उन सब के बीच में जो समान अंतर है वही हमारा क्या हो जाएगा, सारवांतर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ a का मान हमको पता चल गया 3 और d का मान भी पता चल गया 3। ठीक है, और हमको निकालना कौन सा है, 12वां पद। तो 12वां पद का मतलब है कि यहाँ n बराबर कितना है, 12। अब निकाल लीजिए, तो यनवा पद यहाँ कौन सा निकलना है, यनवा पद। तो यनवा पद जो होता है देखिए, यनवा पद तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए n की जगह पे 12 दिया है, तो यहाँ T12 बराबर a की जगह पे है 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11 गुणे 3, अर्थात ये हो जाएगा 3 प्लस 11 3 33, 33 तो 3 36। यही जो इसका 12वां पद हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। दोस्तों हम इतना लंबा जो प्रोसेस कर रहे हैं ये आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोग जब करेंगे तो इसको डायरेक्ट यहीं से देखिए, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ देखिए, हाँ, इसको देखने के बाद आप लोग इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, यहीं से डायरेक्ट देखेंगे कि हमारा प्रथम पद a बराबर 3 दिया है और d बराबर यहाँ पे अंतर इसके बीच का दिया है 3, 12वां पद है
तो n बराबर 12, तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे t 12 बराबर a की जगह 3 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 इंटू डी 3, तो 3 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11 गुणे 3, अर्थात यहीं पे आ जाए 11 3 33 और 3 36। ठीक है, इस एक लाइन के अंदर में ही आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे। ये तो जो हम प्रोसेस हम आप लोग को बताए हैं, ये आप लोग को समझने के लिए बताए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। ये तो हो गया n पद निकालने का, और इसी में आ जाता है एक क्वेश्चन n पदों का योगफल। क्या आ जाता है? n पदों का योगफल। दोस्तों ये अक्सर पूछ लेता है कि n पदों का योगफल n बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस पर अक्सर क्वेश्चन दे देता है। जैसे क्वेश्चन इसमें दे दिया, तो जैसे इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया और इसका पूछ लिया कि 10 पदों का योग, कितने पदों का? 10 पदों का योग बताइए, 10 पदों का योगफल इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें इन सब के बीच का अंतर कितना है? 5 है। इसके बीच का अंतर 5 है और इसके बीच का अंतर 5 है। देखिए सबके बीच का अंतर, दोस्तों जो भी समांतर श्रेणी होगा उनके बीच का जो अंतर यहाँ पे हमारा होगा वो अंतर कितने कितने का हो जाएगा? 5 5 का अंतर इसमें आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a बराबर 4 है और d बराबर अंतर कितना है? 5 है। ठीक, और कौन सा पद निकालना है यहाँ पे? तो n बराबर 10वां निकालना है। तो यहाँ पे यस 10 बराबर हो जाएगा n/2, तो n की जगह 10 दिया है, 10/2 और 2a, a की जगह पे 4 है, 2a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे 10 है माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 5 दिया है। ठीक, अब 10/2 यहाँ से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 5 और अंदर हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 पचे 45। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा 45, 5 50 3 53, 5 गुणे 53 और ये आ जाएगा 5 3 15, 5 पचे 25 से 26। ठीक है, जो इसका n पदों का जो योगफल आ जाएगा वो आ जाएगा 265। इसी तरह से दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन यहाँ केवल डिजिट चेंज करके, जो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस डिजिट को चेंज करके केवल आप आगे 4 से 6 क्वेश्चन अपने मन से बना करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें एक पॉइंट और है। ये तो हो गया आपका समांतर श्रेणी, इसमें एक टॉपिक और है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। तो दोस्तों इसमें क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। ठीक, यहाँ पे देखिए ये चीज़। ठीक है, अब गुणोत्तर क्या होता है? तो इसकी जो श्रेणी बनती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से इसकी श्रेणी बनती है। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं कि जो इसका द्वितीय पद होता है, जो द्वितीय पद होता है इसका जो सार्वनुपात निकालते हैं, इसका सार्वनुपात जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? कैसे? तो इसका जो द्वितीय पद होता है उसमें भाग देते हैं इसके प्रथम पद से। ठीक है, जो द्वितीय पद होता है उससे भाग देते हैं प्रथम पद से, तो ये निकल गया आर। ठीक है, फिर जैसे इसमें ए आर क्यूब है, क्या है? ए आर क्यूब है, तो ए आर क्यूब में ए आर स्क्वायर से जब करेंगे तो यहाँ से देखिए ए से कट जाएगा, आर स्क्वायर से कट जाएगा तो आ जाएगा आर। अर्थात इसका जो सार्वनुपात निकालते हैं, तो सार्वनुपात निकालते समय उसका जो द्वितीय पद होता है, मतलब उसके जो आगे का पद होता है, उस सार्वनुपात में द्वितीय पद में प्रथम पद से जब डिवाइड करते हैं तो वो आपका सार्वनुपात निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर निकल के आ गया यहाँ पर भी, और उसका अगला टर्म जब देखेंगे हम तो हमारा क्या है?
AR की पावर 4। इस AR की पावर 4 के पहले क्या आएगा, AR क्यूब। तो इसको जब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r, अर्थात जो इसका समानुपात निकलेगा इन सब के बीच में, जो अगले पद में प्रथम पद से जब डिवाइडेशन करेंगे हम तो सेम पद सब में बराबर स्मॉल r और स्मॉल r आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक, तो दोस्तों आशा करते हैं इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका जो n पद होता है गुणोत्तर श्रेणी का, जो n पद Tn बराबर होता है वो होता है AR की पावर n-1। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 3, 9, ठीक है, 27, ठीक, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि 8वां पद, कौन सा पद, 8वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 8वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको प्रथम पद पता है, a बराबर दिया है 3, और सार्वधातर अभी हम बताए हैं कि उसके द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग देने के बाद सब में समान अंतर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 में जब 3 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 3 त्रिका 9, और उसी तरह 27 में जब 9 से भाग देंगे तब भी कितना आ जाएगा, 3। तो जो सार्वनुपात आता है उसमें 3 आ जाएगा। अब हम, और n यहाँ पे दिया गया है n बराबर 8 दिया गया है। अब इसका T8, क्योंकि यहाँ पे 8वां पद दिया है तो यहाँ n की जगह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए a की जगह हम यहाँ से मान रख देंगे तो 3 गुणे और r की जगह पे यहाँ कितना है, 3, और 3 की घात कितना यहाँ पे दिया गया है, 8 माइनस 1, अर्थात 8 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 गुणे 3 की घात 7, अर्थात इसका भी पावर 1 है, तो 7 और 1 3 की पावर 8 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भी गुणोत्तर श्रेणी के जो भी क्वेश्चन रहेगा आप इस तरह से, आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे और एग्ज़ाम में बेहतर करके आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 3 था, इसमें हम वर्गमूल, घनमूल और आप लोग को समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और यूनिट डिजिट इसका क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, तो इस पर हम आसानी से इसको डिस्कस किए। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों शाम को हमारा इसका प्रैक्टिस सेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडल पेपर 1 आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है, और आज आप लोग को मॉडल पेपर 2 इसमें हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाइए, अपने परिवार से जुड़ जाइए, जिससे आप लोग को पता चले कि डेली हम कितना वीडियो अपलोड करते हैं और कितना वीडियो आप तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और जोश जुनून के साथ। और हाँ, जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ढंग से एक गजब कंटेंट और कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। तो दोस्तों हमारा सेकंड वीडियो, इसके आगे का जो वीडियो है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।